नमस्ते दोस्तों, आपका एडवोकेट अभिनंदन गायकवाड़ चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि बीएनएस के चैप्टर 3 में क्या दिया गया है। शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो आज का हमारा चैप्टर है 3। बीएनएस का ये चैप्टर नंबर 3 कहता है कि साधारण अपवाद। यही चैप्टर हमारे पुराने आईपीसी में ये 4 नंबर पे दिया गया था। अध्याय 3 में पहला जो सेक्शन या क्लॉज आता है वो कहता है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। सेक्शन 15 न्यायिकतः कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। 16 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार में किया गया कार्य। 17 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। 18 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। सेक्शन नंबर 19 कहता है कार्य जिससे अपहानिकारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। सेक्शन नंबर 20 कहता है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। सेक्शन नंबर 21 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। 22 मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति का कार्य। सेक्शन नंबर 23 यह कहता है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपने इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। सेक्शन नंबर 24 किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय का ज्ञान का होना अपेक्षित है। सेक्शन नंबर 25 सम्मति के किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। 26 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। सेक्शन नंबर 27 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। 28 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। सेक्शन नंबर 29 ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारिक अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। सेक्शन नंबर 30 सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। 31 सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। 32 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। सेक्शन नंबर 33 तुच्छ अपहानिकारित करने वाला कार्य। इसके बाद आने वाले जो सेक्शंस है 3 में वो 34 से लेके 44 तक है। इनको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए बनाया गया है जिसमें ये अपराध ये बचाव भी कहा जा सकता है कि पर्सनल किसी के लिए ये बचाव है। तो इसमें आता है 34 नंबर पे प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। 35 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। 36 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो मानसिक रूप से रुग्ण हो। 37 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। 38 शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। 39 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। 40
शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। 41 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। 42 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है। 43 संपत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। 44 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। यह सभी जो सेक्शन है जो कि हमें इस बीएनएस में दिए गए हैं अध्याय 3 में, वो 14 से लेके 44 तक है। वही यही सेक्शंस हमें आईपीसी में ये अध्याय 4 में 76 से लेके 106 तक दिए गए थे। इसमें बहुत वैसे ही रखे गए हैं और सिर्फ इसको चैप्टर बदल दिया गया है। तो अध्याय 3 में हमने देख लिया कि कितने सेक्शंस आ रहे हैं। अब इन्हें हम एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहला जो सेक्शंस इसमें आता है अध्याय 3 में, यानी कि 14 सेक्शन नंबर वाला, ये शॉर्ट में कहता है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे कि ये सेक्शन क्या कहता है। तो सेक्शन कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। तो हम इसे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। अगर समझ लीजिए कि विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अधिकार के आदेश से एक सैनिक क भीड़ पर गोली चलाता है, तो यह साबित होगा कि क ने कोई अपराध नहीं किया। इसे हम लोग एक्सप्लेनेशन में समझते हैं कि समझ लीजिए कि एक अफसर है, जो अफसर अपने सैनिक को कहता है कि फायर या किसी को गोली मार दे, तो इस वक्त सैनिक ने कोई भी अपराध खुद के मन से या खुद ने नहीं किया। उसने सिर्फ वह अपने अधिकारी जो थे उनकी बात मानी है, तो इसके लिए यह अपराध नहीं होगा। इसलिए यह एक अपवाद है। और एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि किसी भी न्यायालय के अधिकारी ने किसी को कह दिया कि आप बी नाम के व्यक्ति को अरेस्ट कर लीजिए। अब वह आदमी बी को अरेस्ट करने के बजाय किसी और आदमी को अरेस्ट कर लेता है। वो ऐसा समझता है कि सी आदमी ही बी है, तो उस वक्त उस आदमी जिसने उसको अरेस्ट किया है उसके ऊपर कोई भी गुनाह नहीं होता है, क्योंकि उसने गलती से किया है। इसमें मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट्स ये जरूरी है। सेक्शन नंबर 15 यह कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। शॉर्ट में अगर समझे तो इसे कहते हैं न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य, यानी कि न्यायाधीश ने जो कार्य किया है उसकी कृति के लिए उन्हें कोई भी गुनाह नहीं माना जाएगा। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ बताऊं तो इसमें कि जो सिविल कोर्ट होता है उसके जुडिकल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 के तहत भी जज इन्हीं को संरक्षण दिया गया है। सेक्शन नंबर 16
न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार में किया गया कार्य। 16 कहता है कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। इसमें यह वर्ड ध्यान में रखिए, सद्भावपूर्वक विश्वास करता है। मैं आपको आसान भाषा में इसे समझाना चाहूंगा कि जो पहला आर्टिकल था 15 वाला, उसमें न्यायाधीश जो थे उनको संरक्षण प्राप्त हुआ था। अब इस आर्टिकल के तहत यानी कि 16 के तहत जो न्यायालय का जो आदेश होता है उसको जो जारी करने वाले ऑफिसर्स है उनको भी इससे संरक्षण प्राप्त हो जाता है। इससे वह अधिकारी जो है वो दोषी साबित नहीं हो सकते। सेक्शन नंबर 17, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। 17 कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो। हम इसे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। क य को ऐसा कार्य करते देखता है जो क को हत्या प्रतीत होता है। आसान भाषा में क य को देख रहा है और उसे लगता है कि य कुछ ना कुछ तो हत्या वगैरह कर रहा है। ठीक है, तो क क्या करता है, सद्भावपूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्याकारियों के उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दी रखी है, या य को उचित प्राधिकारों के समक्ष ले जाने के लिए य को अभिगृहित करता है। क ने कोई अपराध नहीं किया, चाहे तपश्चात असल बात यह निकले कि यह आत्म प्रतिरक्षा के कार्य का कर रहा था। हम अभी आसान भाषा में समझते हैं कि क ने देख लिया कि यह कुछ तो ऐसा कर रहा है कि सामने वाले को मार रहा है कि वो मर जाएगा। तो क ने क्या किया, य को जाके पकड़ लिया। य को जाके पकड़ने के बाद उसे अपनी हिरासत में ले लिया और उसे पुलिस को दे दिया जाके। बाद में यह पता चला कि यह उसको मार नहीं रहा था, वो खुद का सेल्फ डिफेंस कर रहा था, खुद की स्वयं प्रतिरक्षा कर रहा था। तो इस बात में यह पर गुनाह नहीं होगा, क्योंकि यह ने अच्छा समझ के सद्भावपूर्वक ये कृति की थी। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 18, विधिपूर्ण कार्य में करने में दुर्घटना। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है। इसका हम एग्जाम्पल से देखते हैं। कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछट जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहां यदि क की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था, लेकिन उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है। तो देखिए, कुछ काम कर रहा था, उसका कोई हेतु नहीं था उसमें कि मैं उसको मार दूं, गलती से वह उड़ गया और किसी को लग के वो मर गया, तो इस कृति में वह अपराध नहीं होता है। नेक्स्ट सेक्शन 19,
कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, या पहले हम इसे समझते हैं। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभव है। यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्तन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई है। स्पष्टीकरण में हम लोग देखते हैं, ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है जो जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या यह ऐसी प्रकृति है कि और इतनी आसान थी कि वह कार्य जिससे यह जानते हुए ही उससे अपहानि कारित होना संभव है करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफी योग्य था। तो आसान भाषा में हम लोग समझते हैं कि सद्भावपूर्वक कोई आदमी ऐसी चीज करता है जिससे नुकसान तो होने वाला है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान रुक जाएगा। समझ लीजिए कि कोई ड्राइवर ट्रेन चला रहा है। अब ट्रेन के उसे दिख रहा है सामने कि कोई चीज ऐसी वहां पे गाय है, ठीक है, गाय ही पकड़ लेते हैं, एक गाय ट्रेन की पटरी पर आ गई है। अब उसे लग रहा है कि मैं गाय को बचा सकता हूं, ठीक है, मैं ब्रेक मार सकता हूं, गाड़ी रुक सकती है। लेकिन अगर गाड़ी को ब्रेक मार दिया और अर्जेंटली ब्रेक के कारण अगर कुछ हादसा हो गया तो बहुत लोगों की जान जा सकती है। तो उसने गाड़ी से उस गाय को उड़ा दिया, तो इसमें यह दोषी नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं कि एक जहाज है, जहाज का कप्तान है, कुछ तूफान आ रहा है सामने से। उस तूफान के कारण उसे रास्ता बदलने की जरूरत है। तो दो रास्ते उसके सामने हैं, एक रास्ते से अगर वो चला जाएगा तो वहां पे दूसरी जहाज को टक्कर लगेगी और उसमें से 100 लोग मर जाएंगे। और एक रास्ता है जहां से जाने के लिए उसे एक छोटी बोट को धक्का लगेगा और उसमें 2 लोगों की मौत होगी। तो कैप्टन ने छोटी बोट को टक्कर दे दी और 2 लोगों की उसमें से जान चली गई। इस चीज में कैप्टन दोषी नहीं है, क्योंकि उसने सद्भावपूर्वक, यानी कि उसे पता था कि धोखा है, लेकिन उसने कम धोखा लिया और 200 लोगों की जो जहाज में थे उनको बचा लिया। इसलिए यह कार्य गुनाह नहीं होता है। सेक्शन नंबर 20, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेक्शन 21, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि उस अवसर पर अपने आचरण के प्रवृत्ति और परिणामों का निर्णय कर सके, तो यह भी अपराध नहीं होगा। सेक्शन 22 कहता है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मानसिक रुग्णता के कारण उस कार्य की प्रवृत्ति या वह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। इसका मतलब जो भी मानसिक रुग्ण है, उसने जो कृति की है इसके लिए उसको ही पता नहीं है उस वक्त वह क्या कर रहा था, इसलिए इस कारण वह दोषी नहीं पाया जाता। सेक्शन नंबर 23, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मतता के कारण उस कार्य की प्रवृत्ति या वह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज जिसके उसकी मतदा हुई थी उसको अपना ज्ञान के बिना इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। इसे हम थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं कि समझ लीजिए कोई व्यक्ति नशे में था। उस नशे में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहा है, उस वक्त उसने किसी को मार दिया। अब बाद में इसे समझ में आ रहा है कि
किसी ने उसे नशा दी थी या कोई द्रव्य दिया था जो उसे पता ही नहीं था कि उसने वो द्रव्य लिया है जो नशा है, या उसके इच्छा के विरुद्ध उसको वो दिया गया था, तब यह रूल लागू होगा। सेक्शन नंबर 24, उन दशाओं में जहां की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मतता की हालत में करता है, मतता यानी कि नशे में, इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वह ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मतता में न होता, जब तक कि वह चीज जिसे उसे मतता हुई थी उसे उसका ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई है। हम इसे थोड़ा एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। किसी भी कृति के लिए जो गुनाह है उसे करने के लिए या उसको समझने के लिए पहले उस व्यक्ति को उस बात की ज्ञान होनी चाहिए और उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपराध करने जा रहा है या उस चीज से अपराध हो सकता है, उसे ये पता है। और तभी भी वो अगर नशा करता है और उससे अगर ये चीज होती है तो वह अपराधी है। लेकिन अगर उसको खुद ने नशा नहीं की या उसके पता ना होने के वक्त, यानी कि उसको पता ही नहीं है कि किसी ने उसे नशा करा दी है और तब उससे यह हुआ है, तब यह अपराध नहीं होगा। सेक्शन नंबर 25 कहता है, कोई बात जो मृत्यु या घोर अपहति कारित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात न हो कि उसकी मृत्यु या घोर अपहति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को, जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्ति चाहे विवेक्षित सम्मति दे दी हो, कारित को या कारित करने वाला कर्ता द्वारा आशयित हो, अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपरोक्त जैसे किसी व्यक्ति को जिसने उन अपहानि को जोखिम से उठाने की सम्मति दे दी है, उस बात द्वारा कारित होना संभाव्य है। यह बहुत ही हार्ड लगता है समझने के लिए, इसलिए हम थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। तो हम आसान भाषा में समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उसको परमिशन दे रहा है कि मुझे पता है कि इसमें धोखा है, फिर भी मैं इसे करूंगा आपके साथ, जो सद्भाव पूर्वक, कि हम धोखा वो होगा इसके लिए नहीं, कुछ दूसरी चीज के लिए कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई दो व्यक्ति खेल रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए वो मुष्टि योद्धा होते हैं या कोई भी ऐसी चीज खेल रहे, तलवारबाजी या ऐसा खेल है कोई जो खेल रहे, तो सामने वाले को पता है कि ये लग सकता है, लेकिन फिर भी उसने उसे परमिशन दे दी है कि हाँ मैं खेल सकता हूँ और मुझे पता है ये हो सकता है, मुझे लग सकता है। तो ऐसी चीज़ों में यह लागू होता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सामने वाला व्यक्ति जो परमिशन दे देता है, इसमें लैटिन एक तत्व है जिसके ऊपर ये काम करता है, उसे कहा जाता है वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, जिससे ये मैं सम्मति दे रहा हूं कि मुझे कुछ भी लग नहीं सकता या मुझे लगेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। 26, कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावपूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि को सहने या उस अपहानि को जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त चाहे विवेक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कार्य का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात है। इसे हम लोग एग्जाम्पल के तरीके देखते हैं। एक शल्य चिकित्सक यह जानते हुए कि यह विशेष शस्त्र कर्म से यह को जो वेदना पूर्व व्यथी से ग्रस्त है मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है, किंतु
यह की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक यह के फायदे के आशय से यह की सम्मति से यह पर वह शस्त्र कर्म करता है, क ने कोई अपराध नहीं किया। सेक्शन नंबर 27, संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के विकृत धीत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षण के लिए विधिपूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या कि वे भी व्यक्त या विवेक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता या आशय हो, कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो, परंतु इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर अपहति के निवारण के लिए किसी घोर रोग या अगशल्यित के मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बातें करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभव है। इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छाय घोर अपहर्ता कारित करने या घोर अपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो। और लास्टवा, इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के लिए जाने पर उसका विस्तार नहीं है। थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन में इसे समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम क है, सद्भावपूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए शिशु की सम्मति के बिना यह संभाव्य जानते हुए कि शस्त्र कर्म से उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, न कि इस आशय से कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर दे, शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्य क्रिया करवाता है। क का उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त करना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। सेक्शन नंबर 28, कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसे इस संहिता के किसी धारा के आशयित है। यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति के भय के अधीन या तथ्य के किसी भय के अधीन दी हो और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय का या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी, अथवा यदि वह सम्मति ऐसी व्यक्ति ने दी हो जो चित्त विकृति या मतता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है प्रकृति और परिणाम के समझने में असमर्थ हो, अथवा जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु की है। ये आसान भाषा में हम इसे समझते हैं कि सम्मति जो है यानी कि परमिशन जो थी वो हमने दे दी है, तो इसका मतलब पिछले जो हमने सेक्शंस में देखा था उन सेक्शंस के अलावा कुछ ऐसे सम्मतियां हैं जो परमिशंस है जिनको ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो उसमें आती है कि किसी को डरा धमका के उससे परमिशन ले ली यानी कि सम्मति ले ली। दूसरी बात, वो कोई एक ऐसा मनोरुग्ण है जिसके कारण उसको उससे ले ली, या किसी को नशे में उससे ले ली, या कोई 12 वर्ष से नीचे का व्यक्ति है उससे भी ले ली परमिशन कि उसको धोखा हो सकता है उस चीज के, फिर भी उससे वो चीज करवाई गई, तो यह अपराध होगा। सेक्शन नंबर 29, धारा 21, 22, 23 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने का संभावता ज्ञात हो। इसका हम एग्जाम्पल से देखते हैं।
गर्भपात कराना जब तक कि वह उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया गया हो, किसी अपहानि के बिना भी जो उसने उस स्त्री को कारित हो या कारित करने का आशय हो, स्वतः अपराध है। इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, और ऐसा गर्भपात कराना कि उस स्त्री की या उसके संरक्षण की सम्मति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं बनाती। हम थोड़ा सा इसे और सरल भाषा में देख, इसमें देखिए क्या कहा गया है कि जो हमने सेक्शंस पहले देखे उसमें क्या था कि अगर कोई सम्मति देता है, ठीक है, उसके सम्मति के साथ ही अगर वो चीजें होती है तो वो अपराध नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं या कुछ ऐसे कार्य है जिनके कारण अगर सम्मति दे के कुछ अपराध हो रहा है तो वो अपराधी होगा। जैसे कि समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई लड़की प्रेग्नेंट है और उसे उस शिशु का गर्भपात कराना जा रहा है, तो उस स्त्री को उसके साथ कुछ हो सकता है तो यह अपराध होगा। और उस अपराध को करने के लिए उस स्त्री ने सम्मति दे दी थी, इसलिए वह और जो उसका हस्बैंड है वो भी इसके लिए अपराधी होगा। लेकिन अगर अगर उस स्त्री को बचाना है तो यह सद्भाव पूर्वक कृति है कि जिसके लिए उसे गर्भपात कराना होगा, तो यह चीज अपराध नहीं होगी। तो इस बात से इजी आसान भाषा में बताते हैं कि गर्भपात कराना यह अपराध है। सेक्शन नंबर 30 कहता है, कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति की कारित हो जाए, अपराध नहीं है। यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे, या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो, और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो, जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके, परंतु इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्यु कारित करना या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। इस अपवाद का विस्तार विस्तार मृत्यु या घोर अपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उसे मृत्यु कारित होना संभव है। उस अपवाद का विस्तार मृत्यु या उपहति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छाय उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। और उस अपवाद का किसी विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के लिए जाने पर उसका विस्तार नहीं है। हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन में इसे समझ लेते हैं। कोई तो एक व्यक्ति है, अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। एक शल्य चिकित्सक का विचार है कि यह के कपाल पर शल्य चिकित्सा आवश्यक है। यह की मृत्यु करने का आशय न रखते हुए किंतु सद्भावपूर्वक यह के फायदे के लिए यह के स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही कपाल पर शस्त्रक्रिया करता है। ने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, कोई एक्सीडेंट होता है, अगर डॉक्टर उस आदमी को वो बताने से पहले ही अगर कुछ उसे शस्त्रक्रिया करके बचा रहा है या उस ऐसी चीज शस्त्रक्रिया कर रहा है तो वो अपराध नहीं है। दूसरा एक सेक्शन देखते हैं हम लोग। उदाहरण के तौर पर एक शिशु यह के साथ एक जलते हुए गृह में है। गृह के नीचे लोग एक कंबल तान लेते हैं। उस शिशु को यह जानते हुए कि संभव है कि गिरने से वह शिशु मर जाए, किंतु उस शिशु को मार डालने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक उस शिशु के फायदे के आशय से गृह छत पर से नीचे गिरा देता है। यहाँ यदि गिरने से वह शिशु मर भी जाता है तो भी ने कोई अपराध नहीं किया। सेक्शन नंबर 31 क्लॉज 31
सद्भावपूर्वक दी गई सूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। उदाहरण के तौर पर एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भावपूर्वक यह सुसंचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। उस आघात के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। ने कोई अपराध नहीं किया, यद्यपि यह जानता था कि उस सुसूचना के उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभाव्य है। सेक्शन नंबर 32 कहता है, हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो, जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि के युक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो। स्पष्टीकरण से हम लोग इसे देखते हैं, वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके शील के जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, उस आधार पर ही उस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधिना अपराध है। स्पष्टीकरण 2 इससे और समझते हैं, डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए जो विधिना अपराध है, विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरणार्थ एक लोहार को अपने औजार को लेकर एक गृह का द्वारा तोड़ने की विवश किया जाता है जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसे लूट सके, इस अपवाद का फायदा उठाने के लिए हकदार है। तो समझ लीजिए कि कोई अपराध है और उस अपराध को करने के लिए उसे फोर्स किया गया हो, पर वो उसको पता है कि यह अपराध है, फिर भी उसने वो किया क्योंकि उसको ऊपर फोर्स किया गया था, तो यह अपराध नहीं होगा। सेक्शन नंबर 33, कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाले व्यक्ति उसकी शिकायत ना करेगा। ये थे अब तक के हमारे सेक्शंस जो चैप्टर 3 में थे। उसी के साथ आगे हमारे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए भी कुछ सेक्शंस दिए गए हैं, वो हम देखते हैं। आगे का सेक्शंस जो है वो आते हैं द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए। एक होता है 34 सेक्शन कहता है, कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। इसमें यह डेफिनेशंस जैसी दी गई है, जो हम खुद की रक्षा के लिए जो करेंगे वो अपराध नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं 35 सेक्शन कहता है कि धारा 40 में अंतर्विष्ट निर्बंधनों के आधि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। देखिए, इसमें कहा गया है कि मानव के शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध, यानी कि खुद के शरीर के विरुद्ध या किसी मानव के शरीर को अगर कुछ होने वाला है ऐसा आपको लग रहा है, तो आप खुद की किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा कर सकते हैं। 2, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपने या किसी अन्य व्यक्ति के चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति का प्रतिरक्षा करे। इसमें कहा गया है, देखिए, कि चोरी, लूट या किसी संपत्ति या उसके लिए
आप आत्मरक्षा का इस प्रयोग कर सकते हैं, यह अपराध नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन है 36। जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता है, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन समझ की परिपक्वता के अभाव, मानसिक रूप से रुग्ण का मतता के कारण, उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, जब तक हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य वैसा अपराध होने की दशा में रखता। समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं, यह पागलपन के असर में क को जान से मारने का प्रयत्न करना है। यह किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु क को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है जो वह य के स्वच्छचित होने की दशा में रखता। क उदाहरण दूसरा, क रात्रि में एक ऐसे गृह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है। यह सद्भावपूर्वक क को गृह भेदक समझकर क पर आक्रमण करता है। यहाँ यह इस भ्रम में के अधीन क पर अतिक्रमण या आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता है, किंतु क यह के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब उस भ्रम के अधीन कार्य न करता। सेक्शन नंबर 37। उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। एक, कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर अपहत्ति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होगी, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करके हुए लोक सेवक द्वारा किया जाए या किए जाने का प्रयत्न किया जाए, तो चाहे वह विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। 2, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर अपहत्ति की आशंका युक्तिवाद रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निर्देश विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। तीसरा, उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्रतिकारियों के सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। 2, किसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार अपनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जिनकी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए या किए जाने के लिए प्रयतित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता, जब तक कि वह यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है। दूसरा, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के प्रति किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार से वंचित नहीं होता, जब तक कि वह यह न जानता हो, विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा है, या जब तक कि वह उस व्यक्ति का प्राधिकार का कथन न कर दे जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि उस पास लिखित प्राधिकार जो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर पेश न करे। सेक्शन नंबर 38। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा 37 में वर्णित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छाएं मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है। क, ऐसा हमला जिससे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। 2, ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित की हो, अन्यथा ऐसा हमला के परिणाम घोर उपहति होगा। 3, बलात्संग करने से आशय से किया गया हमला। 4, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। 4, व्यपहरण का अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का कैसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उस व्यक्ति युक्त रूप से वह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए प्राधिकारिका का सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। सेक्शन नंबर 40।
शरीर के प्राइवेट प्रतिकार का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्ति युक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक कि शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। सेक्शन 41 संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 37 में वर्णित निर्बंधनों के अध्ययन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानी स्वेच्छाएं कारित करने तक का है, यदि यह अपराध जिसके लिए जाने के या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है। एतस्ति न पश्चात प्रगतिक भांतिक से किसी भी भांति का अर्थ अर्थात लूट, रात्रोगृह भेदन, अग्नि द्वारा रिष्ट, चोरी यह आता है। सेक्शन 42 यदि वह अपराध जिसके लिए जाने या किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, रिष्ट या आपराधिक अतिचार है जो धारा 41 में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का न हो, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा या मृत्यु कारित करने का नहीं होता, किंतु उसका विस्तार धारा 37 में वर्णित निर्बंधनों के अध्ययन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानी स्वेच्छा कारित करने का होता है। सेक्शन नंबर 43 संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसमें आता है तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्ति युक्त आशंका प्रारंभ होती है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक अथवा या लोक प्रति अधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने या संपत्ति प्रत्यनुभूत हो जाने तक बना रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति को सदोष अवरोध कारित करता रहता या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहति का तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अतिचार या रिष्ट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या रिष्ट करता रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्र गृह भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ गृह अतिचार होता रहता है। सेक्शन 44 जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्ति युक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से न कर सकता हो, तो उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक होता है। दृष्टांत इसमें कहा जाएगा या एक्सप्लेनेशन कहा जाएगा। क पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से नहीं कर सकता और वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं की अपहानि करने की जोखिम उठाने बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह उस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी की शिशु की अपहानि करे तो कोई अपराध नहीं करता। इसका छोटा शॉर्ट में अगर देखें तो घातक हमलों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है